मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान स्वरूप में भी 22 है। और इसमें गणना के दृष्टिकोण से अगर पूछ दिया जाएगा तो 22 3 25 होगा। 25 क्यों होगा कि भाग 4 का क, 14 का क, ये मैं बताया कि मूल संविधान में 8 था और 9 जुटा, 10 जुटा, 11 और 12, इसमें सभी संशोधन को मैं बताया, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये ध्यान में रखना होगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल भी बनते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति बंटवारा होता है, याद रखिएगा इसे। संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति का बंटवारा होता है। दूसरा याद रखिएगा, इसमें भारत का जो राष्ट्रपति होगा इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी आईसी अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अभी हमारे चैनल पर डिस्कवरी आईसी अकेडमी की जो संस्था पूर्णिया में संचालित है, उसमें भी आपको बायोलॉजी का डेली लाइव क्लास 9 से 10 मिल रहा है। साथ ही साथ अभी पॉलिटी का भी क्लास आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। अभी आपको कुछ दिनों के बाद सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीरीज महा मैराथन शुरू होने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा, ज्योग्राफी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, साइंस का होगा, जो एनसीईआरटी आधारित होगा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वो एनसीईआरटी के आधारित होगा। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग का समय ना जाया करते हुए पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने प्रस्तावना पूरा पढ़ लिया था। आपको प्रस्तावना कैसा लगा, उसमें क्या कमी रह गई है, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3 और भारत के संविधान की विशेषताएं और विदेशी प्रभाव। जैसा कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, भारत के संविधान की विशेषताएं और विदेशी प्रभाव। आज इसी कड़ी में हम लोग एक से एक बेहतरीन बात करेंगे और उसमें क्या क्या बातें हुई, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे देश का जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये तो याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी बात है कि अपने देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये कारण क्या है, आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, मैं बताऊंगा कि ये क्यों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम लोग कुछ मूल बात करेंगे। ये चैप्टर में 2 चीज बातें कही गई हैं, हमारे संविधान की विशेषता और विदेशी प्रभाव। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिससे आपको जागरूक होना और आपको जानना काफी आवश्यक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारे संविधान की विशेषता। तो हम लोग उसी कड़ी में आज देखते हैं हमारे संविधान की विशेषता में क्या क्या सब इंपॉर्टेंट पहलू है। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर को जानेंगे हम लोग अपने संविधान से। तो संविधान को जानने के लिए हम लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है, तो संविधान में याद रखिएगा दोस्तों, जानने के लिए हम लोग को 3 तत्वों को देखना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के माध्यम से ही हम अपने संविधान को बहुत बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, यहां पर मैं मूल लिख रहा हूं। मूल का तात्पर्य होता है कि हमारे मूल संविधान में संविधान के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। मूल के बाद जो तत्व आता है, उसके बाद जो तत्व है वो है वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप क्या है इसका, भारत के संविधान का। और तीसरा है दोस्तों गणना के दृष्टिकोण से। गणना के दृष्टिकोण से तो ये सभी बातें हम लोग ध्यान में अभी रखेंगे और ये संविधान की विशेषताओं को इंगित करता है। संविधान की विशेषता को इंगित करने के लिए दोस्तों ये फ्लो चार्ट काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और देखेंगे इसमें हमारे संविधान की विशेषता में क्या क्या तत्व महत्वपूर्ण है और आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे संविधान का जो सबसे पहला है मूल, तो हमारा संविधान मूल लिखा गया था, उसमें भाग, यहां पर क्या था, भाग था। संविधान में क्या था, भाग। यहां क्या है, अनुच्छेद। भाग, अनुच्छेद। और अनुच्छेद के बाद ये क्या है दोस्तों, ये है अनुसूची, शेड्यूल। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब सवाल उठता है, जो हमारे संविधान का भाग है, हमारे संविधान के भाग में जो मूल संविधान लिखा गया था, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, तो याद रखिएगा मूल संविधान में 22 भाग थे दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में हमारे यहाँ संविधान में 22 भाग थे दोस्तों। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और वर्तमान में कितने भाग है, तो याद रखिएगा वर्तमान में भी 22 भाग है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से बात की जाए
तो उसका उत्तर अलग होता है। उस पर हम लोग बाद में भी चलेंगे, थोड़े 2 सेकंड के अंदर में चलेंगे। वर्तमान स्वरूप में हमारे संविधान में जब लिखा गया था, भाग 22 था, अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, जब मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमारे मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो ये याद रखिएगा, अनुसूची की संख्या 8 थी दोस्तों। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में अभी वर्तमान स्वरूप में कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा, हम तुरंत में बताया 22 भाग है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिएगा, गणना की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए कि गणना के दृष्टिकोण से संविधान में कितने भाग हैं, तब इसका उत्तर अलग हो जाता है। आपको मैं बताऊं, हमारे संविधान के जो भाग है ना, उसमें संशोधन हुआ है, और संशोधन होके 4 बार संशोधन होके उसमें जोड़ा गया है। तो अभी हम लोग उसी पर जोड़ेंगे। तो क्या क्या चीज है, कितने चीज जुड़े हैं, इसमें भी देखेंगे, एक से एक चीज जानकारी देखेंगे। गणना के दृष्टिकोण से इसमें 3 भाग बढ़ा है, 3 भाग बढ़ गया, यानी इसका उत्तर निकल कर आता है कि वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25 है। कितने हो जाएंगे? 25। तो अभी हम लोग ध्यान में रखेंगे कौन सा भाग बढ़ा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भाग 4 का क, भाग 4 का क है दोस्तों, और 4 का क जो भाग है, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत बढ़ा था। ये याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन से? याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन मैं आगे बताऊंगा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात इसे लघु संविधान का भी दर्जा है। क्यों दर्जा है? क्योंकि संविधान में जितने भी भाग जुटे हैं, जो भी संशोधन होकर जुटा है, वो सबसे अधिक जोड़ने का काम 42वां संविधान संशोधन ही किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको मैं बताऊं, मैं बताया 3 भाग जुटे हैं, 22 थे मूल संविधान में, वर्तमान में भी 22 है, लेकिन 3 भाग संशोधन करके जुड़े हैं। लेकिन यहां है टोटल 4, टोटल 4 है, तो उसके पीछे क्या है? लेकिन मैं लिख रहा हूं 3, होना चाहिए 26, है 25, तो इसकी जानकारी भी मैं दे रहा हूं। भाग 4 का क 42वां संविधान संशोधन 1976 से हुआ दोस्तों। ये इसी वर्ष में एक और संशोधन हुआ था, 14 का क, भाग 14 का क, भाग 14 का क, ये भाग भी 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस दोनों को एक माना गया। ये सेम वर्ष में भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, इसलिए इसे एक माना गया है, इसीलिए ये एक हुआ। अब फिर क्या जुटा दूसरा भाग में? फिर कब क्या जुटा, किस वर्ष जुटा, और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? तो याद रखिएगा, 9 का क, भाग 9 का क, 9 का क, 9 का क कब जुटा? ये भी याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये जुटा था हमारे संविधान में, ये भाग में। फिर क्या जुटा था? भाग 9 का ख जुटा था दोस्तों, और ये कब जुटा था? याद रखिएगा, 97 अमेंडमेंट एक्ट, 97वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 2011 में हुआ था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार देखिएगा, भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान स्वरूप में भी 22 है, और इसमें गणना के दृष्टिकोण से अगर पूछ दिया जाएगा तो 22 3 25 होगा। 25 क्यों होगा? कि भाग 4 का क, 14 का क, ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 में। फिर भाग 9 का क, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 से तहत जोड़ा गया था, और भाग 9 का ख, ये 97वां अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में 2011 में जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या को लेकर, यह भी ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम लोग चलेंगे अनुच्छेदों पर, लेकिन इस पर जाने से पहले सबसे पहले याद रखते हैं कि ये जो भाग वाला पोर्शन है, ये भाग वाला जो पोर्शन है, इसे मैं हटाता हूं दोस्तों, और इस पर हम लोग थोड़ा रुक कर बात करेंगे। अभी इसको क्लियर करते हैं। क्या अब जो यहां सवाल उठता है दोस्तों हमारा, कि हमारे देश में जो भाग है, इस भाग के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानना है। वो क्या जानना है? तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में जो भाग है, एक भाग है भाग 7, एक भाग है भाग 7, भाग 7। भाग 7 जो है, अभी यह महत्वपूर्ण इसलिए जानना है कि भाग 7 का विषय निर्सित है, अर्थात इसमें अभी कोई वैसा विषय वस्तु इसमें शामिल नहीं है। तो ये भाग 7 को निर्सित कब किया गया? तो ये याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956,
ये याद रखिएगा। भाग 7 को भारत का संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ और 1956 में हुआ, और उसी समय में भाग 7 को क्या कर दिया गया था दोस्तों, इसे निरसित कर दिया गया था। अब हम लोग याद करेंगे, अब हम लोग चलेंगे भाग के बारे में, हम लोगों ने सारी बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद पर। अनुच्छेद में चलेंगे हम लोग दोस्तों। भारत के संविधान की विशेषता में हम लोगों ने भाग को सारा देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मूल संविधान में याद रखिएगा, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 है। पूछेगा वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, अभी भी 395 ही है। लेकिन अगर ये गणना की दृष्टि से पूछ दिया जाए कि गणना की दृष्टि से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये याद रखिएगा 450 से अधिक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो गणना की दृष्टि से 450 से ऊपर अनुच्छेद हैं। लेकिन एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि आज भी हमारे देश के संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395। गणना अर्थात अनुच्छेद और सब अनुच्छेद, आर्टिकल एंड सब आर्टिकल को काउंट करके जब हम लोग करते हैं तो उसकी संख्या 450 से अधिक होती है। अब ये भी कंप्लीट हो गया। संविधान में हम लोगों ने भाग देख लिया, अनुच्छेद देख लिया, आर्टिकल्स देख लिया। अब हम लोग शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं और शेड्यूल में देखेंगे क्या क्या आज इसका रोल है। देखिएगा, हम लोग देखेंगे दोस्तों अनुसूची को। अनुसूचियां कितनी हैं, मूल संविधान में कितनी थी, अभी कितनी है, इसी कड़ी में भी हम लोग बहुत सारी चीजें को देखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अनुसूचियों की संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे, इसके तमाम बिंदु की ओर बात करेंगे। याद रखिएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, ये याद ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और गणना के दृष्टिकोण से कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों, शेड्यूल की संख्या कितनी है, तो ये भी 12 है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्तमान में 12 है और गणना से भी 12 है। तो सवाल उठता है, यहां पर जरूर बढ़ा होगा, तो यहां पर 8 है, तो कितने बढ़ गए होंगे, 4 बढ़े होंगे। तो ये जो 4 बढ़े हैं, ये कौन कौन है और कब कब बढ़ा है, इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन, भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन यहां ही हुआ था। भारत के संविधान में अगर पूछ दिया जाए पहला संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। अगर पूछ दिया जाए भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था। ये 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो दोनों दो प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन से अनुसूचियां जुड़ी हैं हमारे संविधान में। जब अनुसूची बढ़ी थी, सबसे पहले याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जुड़ी थी। ये याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल बनता है कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो याद रखिएगा 40वां संविधान संशोधन 1976। अब पूछेगा संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, संविधान में लगा के पूछेगा तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। और अगर संविधान की प्रस्तावना में पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 10वीं अनुसूची पूछेगा कि 10वीं अनुसूची कब जुटा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। इसी कड़ी में आगे बढ़ेगा दोस्तों। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992। याद रखिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो है दोस्तों कब से, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये था हमारा शेड्यूल। और शेड्यूल में मैं बताया कि मूल संविधान में 8 था और 9 जुटा, 10 जुटा, 11 और 12, इसमें सभी संशोधन को मैं बताया, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये ध्यान में रखना होगा। यहां से स्टेटमेंट वाले सवाल भी बनते हैं। अब इसी कड़ी में ये जानते हैं कि विश्व में और कहां-कहां देश के संविधान में महत्वपूर्ण, जो विश्व के ताकतवर देश है वहां पर संविधान है, और है तो वहां के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ये जीके टाइप से है, कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश के अलावा विश्व में एक देश है अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान का बने हुए 200 वर्ष से अधिक हो गया है। और अमेरिका के संविधान में याद रखिएगा दोस्तों, ये जीके का टाइप की जानकारी दे रहा हूं मैं कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखिएगा, यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7 अनुच्छेद है। अब सवाल उठता है, कनाडा के संविधान, कनाडा जो देश है वहां से हम लोगों ने भी लिया है,
है ना। कनाडा के देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से 147 अनुच्छेद है यहाँ के संविधान में। कनाडा के बाद जो एक इंपॉर्टेंट देश है जहां से हम लोगों ने लिया भी है ना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 128। और अंतिम में याद रखेंगे हम लोग अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ के संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के संविधान में कुल 253 अनुच्छेद हैं। तो ये एक बेसिक में जानकारी दिया कि जहां से हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा है वो सभी तमाम हम लोग जानकारी दिए। अब सवाल उठता है, एक नया टॉपिक हम लोग इसी में शुरू करेंगे, संविधान की विशेषता और विदेशी प्रभाव पर। तो हमारे संविधान की विशेषता में एक महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो संविधान का एक अद्भुत गुण क्या होता है, वहां का लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बात करेंगे, वहां पर कैसे है, क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों, संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अभी इस पर हम लोग देखेंगे ये कितने तरीके के होते हैं और इसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर मेंस लिखते हैं और मेंस में भी आप इस चार्ट का उपयोग करेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। तो याद रखिएगा, भारत में संपूर्ण विश्व में जहां जहां भी संविधान है और वहां की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में किस तरह की सत्ता का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा 2 तरह की सत्ता का प्रयोग होता है। तो सबसे पहली सत्ता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली। ये ध्यान में रखना है। अभी हम लोग एक एक पर बात करेंगे। और दूसरी जो शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो दूसरा गुण है, उस गुण का नाम है दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या है दोस्तों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अभी हम लोग एक एक करके चलेंगे और संसदीय शासन प्रणाली पर हम लोग अब बात करेंगे। पहले संसदीय शासन प्रणाली पर बात करेंगे और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर उसके तमाम बिंदु हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं इसमें दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली। देखिएगा दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, इसको हम लोग देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। इसमें अब हम लोग एक से एक बिंदु को देखेंगे और इसमें चार्ट का भी फॉलो अप करेंगे। इसमें याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों 2 विंग्स होते हैं, 2 शाखाएं हैं इसकी। संसदीय शासन प्रणाली की कितनी शाखाएं हैं, याद रखिए दोस्तों 2 शाखाएं हैं। इसमें पहला क्या होता है, यहां पर राज्य या राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, ये याद रखिएगा, राज्य या राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राज्य या राष्ट्र का प्रमुख। तो याद रखिएगा ये कौन होता है, तो याद रखिए दोस्तों, राज्य या राष्ट्र का प्रमुख संसदीय शासन प्रणाली में कौन होता है, पी बोले तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन ये जो पी है ये क्या है, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है दोस्तों, एक नाम मात्र का ये प्रधान होता है। संसदीय शासन प्रणाली में 2 तत्व निकल कर आते हैं, एक होता है राष्ट्र या राज्य का प्रमुख, वो कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, जो राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। अब इसी कड़ी में संसदीय शासन प्रणाली का जो दूसरा तत्व है वो क्या होता है, वो होता है शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। इसे आप शासनाध्यक्ष बोलिए या सरकार का प्रमुख बोल सकते हैं, या सरकार का प्रमुख भी बोल सकते हैं आप दोस्तों, शासनाध्यक्ष या सरकार प्रमुख। ये कौन बनेगा, तो ये याद रखिएगा, ये कौन होता है, तो याद रखिएगा इस पद पर प्रधानमंत्री होता है। और इसी प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का ये मालिक होता है, राज्य का ये वास्तविक प्रमुख इसी को माना जाता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख दोस्तों इसी को हम लोग मानते हैं। और ये है, यानी संसदीय शासन प्रणाली जो होगी
देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया जहां संविधान होगा वहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी, और वहां पर दो गुण होते हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। अभी हम लोग देख रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में दो तत्व उभर कर आते हैं। एक होता है राज्य या राष्ट्र प्रमुख जो राष्ट्रपति होते हैं और वह नाम मात्र का प्रधान होता है, और दूसरा होता है शासनाध्यक्ष या सरकार का प्रमुख, वो प्रधानमंत्री होते हैं और यह राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। आप बोलिएगा कि इस तरह की पद्धति आपको कहां ये लक्षण देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं EX में, इसे हम लोग ब्रिटेन कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा किसे कर सकते हैं हम लोग, ब्रिटेन। और किसको कर सकते हैं, खुद भारत, अपना देश भारत को कर सकते हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं, एक फ्लो चार्ट है। अब सवाल उठता है कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली कुछ बातें मैं बोल रहा हूं उसको आपको याद करना होगा, और मैं धीरे बोलूंगा, आप लोग लिख भी सकते हैं। याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति बंटवारा होता है। याद रखिएगा, इसे संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति का बंटवारा होता है। दूसरा याद रखिएगा, इसमें भारत का जो राष्ट्रपति होगा इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इस शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे कि एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने जब भारत के संविधान को देखा तो उन्होंने कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का दर्जा उन्होंने दिया है। साथ ही साथ एक और विद्वान है केसी वियर। केसी वियर ने भारत के संविधान के जब इस गुण को देखा तो उन्होंने कहा कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य का दर्जा है, भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यह भी सवाल उठता है कि इसमें संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित होती है, और जिसकी शक्ति किसमें होगी, मंत्रिपरिषद में होगी। अर्थात कार्यपालिका शक्ति, एक अनुच्छेद में बोलता हूं 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगा। तो यार अर्थात ये जो अपनी शक्ति का मालिक होता है वह नाम मात्र का होता है, और उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। अर्थात वास्तविक शक्ति किसके पास होगी, भारत के प्रधानमंत्री के पास। यहां पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उभर कर आता है, उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों आर्टिकल 75 का 3। 75 के 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद का सबसे वास्तविक नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स जो है उन्होंने क्या कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे, अब पहला लाइन याद कीजिएगा, जब मैं क्लास शुरू किया था मैं बोला था भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है वही बता रहा हूं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और विस्तृत संविधान है। इसके पीछे तर्क यह है कि इसमें केंद्र और राज्य के बारे में, उसकी सरकार के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब यह भी याद रखिएगा कि इसमें सरकार के अंग और उसके कार्यों का भी वर्णन है। अब यह सवाल उठता है कि केसी वियर ने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा है। तो याद रखिएगा केसी वियर ने कहा है कि भारत का संविधान अधिक कठोर और लचीला के बीच का संतुलन स्थापित करता है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला नहीं जा सकता है। ये बहुत अद्भुत पंक्ति और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति रही है, यह अंबेडकर की पंक्ति है। ये तमाम बातें जो मैंने किया है ये संसदीय शासन प्रणाली के बारे में किया है। आप लोग को उम्मीद होगा कि आप लोग इसको लिखे होंगे या तो सुनकर इसको कंप्लीट भी कीजिएगा। अब हम लोग सवाल उठता है, अगर मैं धीरे बोल रहा हूं, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, और ये जानकारी आपको कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। अभी तक हम लोगों ने संविधान में जहां जहां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके बारे में दो तत्व की बात किया था, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के तमाम बिंदु को हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली।
देखिए दोस्तों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब यहां पर हम लोग बनाएंगे, इसमें फिर हम लोग दो चार्ट बनाएंगे, दो एरो निकालेंगे और यहां से हम लोग फिर जो है कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में याद रखिएगा, शासन का प्रमुख या सरकार का प्रमुख, यहां पर लिखेंगे हम लोग शासन का प्रमुख या सरकार का प्रमुख, शासन का प्रमुख या सरकार का प्रमुख। ये कौन होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा। और ये शासन का प्रमुख या सरकार प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और यहां पर देखेंगे राज्य का वास्तविक प्रमुख हम लोग देखेंगे। तो ये कौन होता है दोस्तों? इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहां देखिएगा दोस्तों कि शासन का प्रमुख और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा? यहां पर भी राष्ट्रपति। अर्थात ही कहा जा सकता है इसमें दोनों मामले में प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस तरह के गुण कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इस तरह के लक्षण अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। एक सवाल और उठता है कि यहाँ की जो ये कार्यपालिका शक्ति है ये कैसे काम करती है? तो याद रखिएगा, इसके इस गुण के कारण, संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गुण के कारण, जो ये वर्णन है, इसके कारण अमेरिका के संविधान में एकल कार्यपालिका सिस्टम पर आधारित है। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण दोस्तों। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण लक्षण। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, दो तरह के लक्षण हैं और हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला लक्षण है संघात्मक लक्षण। याद रखिएगा, संघात्मक कौन लक्षण है दोस्तों? संघात्मक लक्षण। और दूसरा कौन है? एकात्मक। संविधान में दो तरह के हैं, संघात्मक गुण और एकात्मक गुण। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे और यहां सवाल पूछता है संघात्मक संविधान के क्या लक्षण होते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक एक शब्द बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। संघात्मक संविधान में जो सबसे पहला लक्षण होता है, याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है। दूसरा इसका क्या गुण होता है कि लिखित संविधान। याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है इसका? लिखित संविधान। तीसरा गुण इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान। और तीसरा होता है संविधान की सर्वोच्चता। हमारा मतलब संविधान जो होगा वो सबसे क्या होगा? सर्वोच्च होगा, वो सुप्रीम होगा। ठीक है। चौथा गुण इसमें हम लोग बात करेंगे, वो क्या है? संविधान की अपरिवर्तनशीलता। अर्थात किसी भी कंडीशन में संविधान जो है बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट गुण इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 गुण आपको इसका ध्यान में रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक संविधान के ये लक्षण है। शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं संघात्मक संविधान के क्या गुण होते हैं, एकात्मक संविधान के क्या गुण होते हैं। तो हम लोगों ने संघात्मक संविधान का गुण देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे एकात्मक संविधान के गुण क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला देखेंगे दोस्तों क्या होता है। पहला याद रखिएगा, एकल नागरिकता। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। दूसरा क्या है दोस्तों? सबसे पहला याद रखिएगा क्या दोस्तों? एकल नागरिकता। दूसरा याद रखिएगा, राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई भी रखिएगा। गवर्नर के द्वारा किसकी नियुक्ति? गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। याद रखिए, अर्थात राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? गवर्नर की। ये कौन सा लक्षण है? एकात्मक संविधान का। तीसरा इसमें याद करेंगे हम लोग, आपातकालीन उपबंध। तीसरा है दोस्तों आपातकालीन उपबंध। और चौथा देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं। अब सवाल उठता है, 5वां इसमें क्या है? 5वां है संसद
के द्वारा नए राज्य के निर्माण की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद के द्वारा नए राज्य के निर्माण की शक्ति। अभी दोस्तों छठा याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने यहां पर 6 बताया इसमें और 5 बताया इसमें। यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं कि संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान का कौन सा गुण उसे छांटें, तो ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में यहां से बनते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि क्या भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग है। तो याद रखिएगा, फेडरल शब्द का प्रयोग अर्थात संघीय शब्द का प्रयोग हमारे देश के संविधान में दोस्तों नहीं है। इसके स्थान पर हम लोग यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। अब याद रखिएगा क्या दोस्तों, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है वो संप्रभु है। तो याद रखिएगा 1947 से पहले हमारा देश भी संप्रभु नहीं था और संप्रभुता के बिना किसी राज्य को राज्य की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। तो ये भी याद रखना होगा संप्रभुता के लक्षण क्या है। तो याद रखिएगा राज्य की संप्रभुता में 4 तत्व आते हैं। पहला है राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकारी सत्ता। तो इसी कड़ी में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज तक दोस्तों आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं और यहां के बाद आगे हम लोग दोस्तों कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और खूब ढेर सारा प्यार दे, चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद दे। मिलते हैं हम लोग कल, धन्यवाद।